Good morning students. Today I will teach you the chapter of Hindi literature नन्ना फनकार. नन्ना मीन्स छोटा, फनकार मीन्स कलाकार. कलाकार का मतलब है जो किसी कला में निपुण हो, जिसमें कोई भी कला का गुण हो. किसी में सिंगिंग का, किसी में डांसिंग का, किसी में पोस्टर मेकिंग, कोई ना कोई गुण होता है ना. तो ऐसे ही कलाकार का मतलब है जिसमें कोई कला का गुण हो. कुछ कलाएं किसी में जन्मजात होती हैं और कुछ कलाओं को हम निरंतर अभ्यास से मीन्स अपनी कोशिश से हासिल कर सकते हैं. ऐसे ही कला में एक माहिर है ये नन्ना फनकार, छोटा कलाकार. चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इसके करैक्टर बताऊंगी कि इसके करैक्टर कौन से हैं, इसके पात्र कौन कौन से हैं. पहला करैक्टर है यह नन्ना फनकार, जिसका नाम है केशव. केशव के पिता बादशाह अकबर और एक पहरेदार. अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और आपने इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक सुनना है. एक लड़का एक चकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया. उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया. ये लड़का कौन था? नन्ना फनकार. कुछ दिन पहले ही उसने एक पत्थर की घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था. लड़के ने एक अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया. हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर के किरचे मतलब पत्थर के टुकड़े, छितरा मतलब बिखरना, पत्थर के जो टुकड़े थे वो बिखर जाते और वह अपनी आंखें सिकोड़ लेता. क्यों सिकोड़ लेता? ताकि जो पत्थर के टुकड़े हैं वो बिखर कर उसकी आंखों में न चले जाएं. साथ साथ धीमी आवाज़ में कुछ गुनगुनाने लगता. उसके चारों ओर दूसरे संगत राश मतलब जो उसके पत्थर तराशने वाले जो उसके साथी थे, वह भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे. सारे जो थे, जो दूसरे संगत राज थे, वो भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे. जो 10 साल का जो केशव है, पिता के एक बार काम करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था. बस उसे घंटियाँ जो बनाना था ना, वो बहुत मुश्किल लगता था. घंटियाँ नहीं बना पाता था वो. केशव जानता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वह बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इटलाकर चलते हुए घोड़े पत्थर पर उकेर पाने में अवश्य सफल हो जाएगा. कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था तो उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए. कहाँ से आए? गुजरात से. और कहाँ पर आए? आगरा में. बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को वहाँ पर काम मिल गया. केशव का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ? आगरा में हुआ था. उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव में कभी जाने का मौका ही नहीं मिला. पुश्तैनी का मतलब होता है जहाँ हमारे दादा दादी रहते होते हैं, वहाँ जाने का तो उसे मौका ही नहीं मिला. क्यों? उसका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में. तो वहाँ पर उसे जाने का मौका ही नहीं मिला. अब आगरे की जो गलियाँ हैं और सीकरी, बस अब उसका वही घर था. आगरे की गलियाँ और सीकरी मतलब ये फतेहपुर सीकरी है जो उत्तर प्रदेश में है. वो आगरा से 41 किलोमीटर दूर है. अब जो ये आगरे की गलियाँ थी और सीकरी, वही उसका घर रह गया था. एक दिन जब वह अपने काम में लगा हुआ था तो एक आदमी जो वास्तव में बादशाह अकबर थे, उसके पास आकर खड़े हो गए और उसके द्वारा बनाई हुई घंटियों के बारे में पूछने लग गए. क्या पूछने लग गए? कि ये घंटियाँ तुमने बनाई हैं? क्या मैं तुम्हें नक्काशी करता? फिर उस लड़के ने क्या जवाब दिया कि मैं तुम्हें नक्काशी करता हुआ नज़र नहीं आता, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ. तराशना का मतलब होता है पत्थर की बुदाई करना. पत्थर की बुदाई कर रहा हूँ. और जो वो आदमी था ना, उसने सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहना हुआ था. उसके लंबे बाल गहरे रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे. केशव ने उन्हें पहचाना नहीं, लेकिन वो इतना ज़रूर समझ गया था कि ये जो आदमी है ये बहुत अमीर आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है. अभी केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना ही कर रहा था कि तभी एक पहरेदार ने उसे आकर सावधान किया. और जो आदमी उसके सामने खड़ा है, उस पहरेदार ने क्या बोला कि जो तुम आदमी उसके सामने खड़ा है वह कौन है? बादशाह अकबर है. फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला. कौन घूर रहा था? पहरेदार. भौचक का मतलब होता है चकित होते हुए केशव को घूर रहा था कि बेवकूफ़ खड़ा हो, हजूरा आला के सामने बैठने की जरूरत तुमने कैसे कर दी. अब केशव तो डर गया. केशव हक्का बक्का रह गया. वो फिर क्या हुआ, उसके हाथ से डर के मारे ना, उसके हाथ से छेनी हथौड़ा भी नीचे गिर गया और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया. उसने बादशाह को झुककर सलाम किया. उसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन बादशाह की मुस्कुराहट देखकर वह जल्दी से भयमुक्त हो गया. क्योंकि बादशाह अकबर हंसने लग गए थे, तो इसलिए वो जो उसका डर था वो ख़त्म हो गया. अब वो जो बादशाह अकबर थे वो केशव के पास क्यों आए थे?
अब आगे हम जानते हैं। अकबर ने केशव के सामने नक्काशी सीखने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, तुम भी मुझे ये काम सिखा दोगे? उन्होंने इच्छा प्रकट की। केशव तुरंत छैनी हथौड़ा लाया और बादशाह को उनसे काम सिखाने लगा। बादशाह उसके पास ज़मीन पर बैठ गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं बादशाह हूँ, तो वो उसके साथ ज़मीन पर बैठ गए। केशव ने कोयले के टुकड़े से पत्थर की लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया। पहले उन्होंने स्टार्टिंग, हम किसी भी काम को सीखते हैं तो आसान काम सिखाते हैं ना, तो उसने भी ऐसे आसान काम सिखाया और उसे बादशाह को ध्यान से तराशने के लिए कहा। अकबर ने पत्थर पर छैनी रखी और ज़ोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव क्या हुआ, बहुत गहरा हो गया। क्योंकि अकबर बादशाह को काम नहीं आता था, तो स्टार्टिंग में हमारे से भी गलत काम हो जाता है, तो उनसे जो कटाव था बहुत गहरा हो गया। केशव ने तुरंत गलती पकड़ी और बादशाह को हिदायत दी कि वे हथौड़े को आहिस्ता से मारे। इस समय वह बिल्कुल भूल गया था कि उसके जो बगल में बैठा है वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। वो बिल्कुल ये बात भूल गया था। और जब वो कोई गलत काम करते थे तो वह एक अनाड़ी के व्यसक पर अपने काम की धाक जमाने में उसे बहुत मज़ा आ रहा था। और वो क्या करता, उनकी जो थोड़ी सी गलती करते थे वो उनकी गलती पकड़ लेता था। और बादशाह के ज़रा सी चूक करने पर उसके फ़ौरन उसके त्योरियाँ चढ़ जाती थी। त्योरियाँ का मतलब होता है नाराज़गी जताना, ठीक है। उसके मन में उसको क्या हो जाता था, उसको गुस्सा आ जाता था कि बादशाह अकबर को मैं काम सिखा रहा हूँ और फिर भी वो गलत काम करी जा रहे हैं। केशव के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से उसे क्या कहा कि केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। फनकार का मतलब होता है कलाकार बनोगे। फनकार का मतलब है कलाकार। तो एक दिन तुम बड़े कलाकार बनोगे। एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। नन्हा केशव कारखाने की बात समझ ना सका। फिर अकबर ने उसे बताया कि महल तैयार हो जाने के बाद जब लोग आगरा में आकर बसेंगे ना, तब वे एक कारखाना बनवाएगा। इस कारखाने में क्या होगा, एक बड़े से बड़े फनकार, बड़े बड़े शिल्पकार काम करेंगे। यह सुनकर लड़के का चेहरा चमक उठा। उसे भरोसा हो गया कि जब कारखाना खुलेगा तब उसे काम मिल जाएगा। ऐसे ही काम बात करते करते रात हो गई। जब रात हुई तो धीरे से केशव जो पिता के बिस्तर में घुस गया और पिता से पूछ बैठा, बादशाह के पास अकबर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में महल। अब उसको तो ये मन में उसके डाउट आएगा कि बादशाह अकबर के पास तो इतने बड़े बड़े खूबसूरत महल हैं, फिर वे सीकरी में शहर क्यों बनवा रहे हैं। तो पिता ने कुछ याद करते हुए उसे बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में एक नया शहर बनवाने का यह एक ख़ास कारण है। जो मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, जब उनके पास कोई बच्चा नहीं था, तो इस वजह से वो बहुत परेशान रहते थे और बहुत साधु संतों और फ़कीरों के पास जाते थे। तो एक दिन वो ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी में गए। ख्वाजा सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे, सीकरी में। तो उनके पास गए तो उन्होंने उसे बताया कि तुम्हारी एक नहीं 3-3 संतानें होंगी। अब उनकी 3-3 संतानें हुई, जिनका नाम उन्होंने क्या रखा, शहजादा सलीम, मुराद सेकंड का नाम, और थर्ड का नाम रखा दीनदयाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में जिन्होंने उसे बताया था कि 3-3 संतानें होगी, उनके सम्मान के लिए उसने सीकरी में नगर बसाने का फैसला कर दिया और उन्होंने एक बेटे का नाम भी सलीम रख दिया। तब उसने कहा, केशव ने, अच्छा अब समझ आया मुझे कि सीकरी में वे क्यों महल बनवा रहे हैं। अब देखा पिताजी ने कि उनका लाडला बेटा बातें करते करते सो गया है। तो आशा है बच्चों आपको इस चैप्टर में के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपने इस चैप्टर को स्वयं ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।